चलो बच्चों, तो आज हम लोग उसी में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमने अभी तक ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग समझा था। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या कहलाता है? तो बिजनेस में जो भी वर्क करना हो ना, तो वो क्या वर्क करना है ये डिसाइड करके हर एक के लिए उस वर्क के रिलेटेड पोजीशन तैयार करना और सबको उसके रिलेटेड जवाबदारी सौंपना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ देना, तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। सिंपल वे में तो बिजनेस के लिए पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना कि कौन सी प्लेस पर कैसे कैसे और कितने कितने लोग काम करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर तैयार करना उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। हमने कल के वीडियो में वो ऑर्गेनाइजिंग के कैरेक्टरिस्टिक समझे, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस समझी कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे किया जाता है, वो पूरी प्रोसेस समझी थी। आज हम लोग नेक्स्ट चलें तो हमें अब देखना है ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पर अगर कहो तो ऑर्गेनाइजिंग के अलग अलग टाइप। हम लोगों ने कल जैसे देखा था ना कि अगर आप लोगों का अपना मैनेजमेंट परफेक्ट बनाना है ना, तो उसके लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन एकदम सही होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और इसके लिए हर एक बिजनेसमैन अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस करते हैं, जिसमें समझो उनके स्ट्रक्चर या उनके टाइप्स वो ये 5 टाइप आते हैं: लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ये सभी ऑर्गेनाइजेशन एक एक करके समझे, जिनमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें तो वो आता है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन से। ध्यान देना, यहाँ सिर्फ ड्राइंग ही है, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में समझें। ये ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सिंपल और सबसे एंशियंट मतलब सबसे पुराना टाइप है। हमेशा से राजा महाराजाओं के टाइम से भी जब आर्मी बनाई जाती थी ना, आर्मी का मैनेजमेंट किया जाता था ना, सेना का पूरा मैनेजमेंट होता था, तब भी ऑर्गेनाइजेशन का यही टाइप चलता था। ये इतना पुराना है, इसलिए कितनी बार लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी। इस लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले जितने भी आपके फंक्शंस है ना, जितने भी काम है ना, उनके हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? तो अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं और उसमें हर डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट हेड बनाया जाता है। हर डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट हेड बना दिया जाता है और वो डिपार्टमेंट हेड जो उसके ऊपर हेड के ऊपर डिपेंडेंट हो, जो उसके लिए आंसरेबल हो। इसमें इसमें हर डिपार्टमेंट का जो भी हेड हुआ ना, उसे ज़रूरी पावर दे दी जाती है कि जिससे वो अपने डिपार्टमेंट के सभी फंक्शंस अच्छी तरह से संभाले। इतनी पावर उसे दे दी जाती है। तो ये लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहलाया, जिसमें इसको अगर वन लाइन में समझना हो तो ऐसे कह सकते हैं कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और इसीलिए लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को दूसरा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अब एक एग्जांपल से समझो, ठीक है ना? थियरी वाइज थोड़ा अगर अटपटा लगता हो तो एग्जांपल से समझो कि कोई भी कंपनी हो ना, उस कंपनी में सबसे ऊपर ऑनर के बाद वो आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे ऊपर हेड कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि गोल्स क्या है, बिजनेस के गोल्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो ये डिसाइड करते हैं। वो अपने ऑब्जेक्टिव्स वो बताते हैं जनरल मैनेजर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में जो काम करते हैं वो कौन? जनरल मैनेजर को। ये सब गोल्स बताए जाते हैं कि देखो साल में हमें इतना मकसद पूरा करना है, ये सब काम पूरे करने हैं। फिर जनरल मैनेजर चेक करता है कि भाई देखो पूरे साल में ये सब काम करने हैं, तो उस काम के हिसाब से हम लोग बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो इसलिए जनरल मैनेजर वो सबके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट बना देता है,
जैसे कि बिजनेस में अगर परचेस करना हो ना, तो उसके लिए परचेस डिपार्टमेंट, या प्रोडक्शन करना हो तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट करना हो तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेल करना हो तो उसके लिए सेल्स डिपार्टमेंट। या तो खाली 3 डिपार्टमेंट है, ऐसे जितने भी फंक्शन हो सबके लिए ये मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट बना देगा, और हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड होगा। हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड होगा। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका एक प्रोडक्शन हेड, उसका एक हेड। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। सेल्स डिपार्टमेंट है तो वो सेल्स हेड। ऐसे सबका एक एक हेड, एक मेन पर्सन हुआ। उस पर्सन को ये जनरल मैनेजर पूरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि तुम अपने डिपार्टमेंट में अपने हिसाब से काम करो। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्हें गोल्स बताता है। जनरल मैनेजर को ये क्या बताता है? गोल्स बताता है। जनरल मैनेजर ये डिपार्टमेंट के जो हेड हुए ना, उन्हें सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सौंपता है कि देखो मैं तुम्हें पावर देता हूँ, तुम्हें जवाबदारी देता हूँ कि तुम अपना काम अपने हिसाब से संभालो। इसीलिए फिर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पर्सन हैं, जो प्रोडक्शन हेड हुआ जैसे, वो अपने काम के हिसाब से अपने अपने ऑफिसर्स रखेगा। वो अपने हिसाब से अपने ऑफिसर रखेगा। जैसे प्रोडक्शन में एक चाहिए परचेस ऑफिसर, एक चाहिए प्रोडक्शन ऑफिसर, या जो भी उनके ज़रूरी काम हो उसके लिए ये अपने अंडर में अलग अलग ऑफिसर रखेगा अपना काम पूरा करने के लिए। और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड हुआ ना, प्रोडक्शन हेड, वो इन ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देगा कि तुम सौंपा हुआ काम बरोबर करो। जैसे परचेस ऑफिसर जो हुआ ना, तो ये प्रोडक्शन हेड वो परचेस ऑफिसर को कह देगा कि देखो भाई, जो भी रॉ मटेरियल परचेस करना है ना, ये सब काम तुम्हारा है भाई, तुम संभालना अपने हिसाब से, जैसे भी तुम्हें काम करना हो करना, लेकिन काम मुझे बरोबर चाहिए। तो ये सब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो परचेस ऑफिसर को दे दी जाती है। और परचेस ऑफिसर अपने लिए ज़रूरी जो भी लोग हो ना, वो लोगों को काम पे रखता है। जैसे परचेस ऑफिसर को ज़रूरी है क्लर्क, तो वो क्लर्क काम पे रखेगा। जैसे प्रोडक्शन ऑफिसर है तो उसके लिए ज़रूरी सुपरवाइज़र, फिर उसके अंडर में फॉरमैन होगा, फिर उसके अंडर में वर्कर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि एक लाइन वाइज ऑर्गेनाइजेशन, एक लाइन वाइज स्ट्रक्चर, जिसमें क्लियरली कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये क्लियरली पता होता है। कि जैसे कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो इसे इसे हुक्म देगा, इस जनरल मैनेजर को सब रूल्स बताएगा कि देखो ऐसे ऐसे काम करना है। जनरल मैनेजर किसके ऊपर वो किसको बताएगा सब? इस प्रोडक्शन या डिपार्टमेंट के हेड को, भले प्रोडक्शन नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, सेल्स हेड हो, कोई भी हो। जो जनरल मैनेजर है वो सब डिपार्टमेंट के हेड को सब बताएगा कि देखो तुम्हें ये सब काम करना है। फिर ये जो डिपार्टमेंट के हेड होंगे ना, वो अपने ऑफिसर को बताएंगे। जैसे ये परचेज और प्रोडक्शन ऑफिसर को, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर को, जो सेल्स हेड होगा ना, वो सेल्स ऑफिसर और एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर को, उसके अंडर में काम करने वाले को ये बताएगा। और वो फिर उसके अंडर में काम करने वाले को सब काम सौंपेगा, ठीक है। और ये हर पर्सन जैसे जैसे लाइन वाइज ऊपर से नीचे आता है, वैसे ही नीचे से ऊपर भी ये फंक्शन होता है। नीचे से ऊपर जो जाता है उसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। मतलब वो जिम्मेदारी, ये जवाबदारी होती है कि जो भी वो काम करे ना, वो आखिरकार उसको बताएगा। जैसे कि जो वर्कर हुए वो डिपेंड होंगे इस फॉरमैन पे। वो जो भी काम करेंगे ना इसे बताएंगे। फॉरमैन जो भी काम करेगा ना, वो सुपरवाइजर को बताएगा कि आज मैंने इतना काम पूरा किया। सुपरवाइजर जो भी काम करेगा वो प्रोडक्शन ऑफिसर को बताएगा। प्रोडक्शन ऑफिसर जो भी काम करेगा वो इस डिपार्टमेंट के हेड को बताएगा। डिपार्टमेंट के हेड जो भी काम करेंगे वो इस जनरल मैनेजर को बताएंगे, और वो बताएगा फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो इस तरह से हर एक फंक्शन एक लाइन वाइज चलता है, ठीक है ना। और हर फंक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन का मेन अगर हम लोग एडवांटेज देखें ना, तो इसमें हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, इसलिए वर्क इजी होता है। दूसरा
किसका रिलेशन किसके साथ क्या है, मतलब कौन बॉस है, कौन किसके अंडर में काम करता है, ये इजीली पता चल जाता है इनसे, है कि नहीं। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन से क्लियर पता चलता है कौन किसके अंडर में है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। सही बात है ना। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, एक ही इसकी मेन लिमिटेशन है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन की। वो लिमिटेशन ये कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक हेड होते हैं ना, उन्हें टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें वो पूरा काम आता है या नहीं आता है वो भी क्लियरली पता नहीं होता। जैसे कि सपोज जनरल मैनेजर के अंडर ये सेल्स डिपार्टमेंट है, उसने क्या बनाया, सेल्स डिपार्टमेंट बनाया। अब जो सेल्स डिपार्टमेंट है, उस सेल्स डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे ना, सेल्स हेड जिसे कहें, तो वो जो सेल्स हेड हुए ना, उसे पूरा काम सौंप दिया जाता है कि अपना डिपार्टमेंट खुद संभालना। अब उसे अगर एक दो काम आते होंगे, चलो ठीक है, सेलिंग करना है, दूसरा काम आता है, लेकिन पूरे डिपार्टमेंट को संभालने की स्किल अगर उसमें ना हो, बाकी सब फंक्शंस अगर ना आते हो, तो कितनी बार वो फंक्शंस अधूरे रह जाते हैं, या फिर कहो कि मैनेजमेंट स्लो हो जाता है ना, बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है उनकी वजह से। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ यही एक लिमिटेशन है। बाकी लीनियर ऑर्गेनाइजेशन वो सबसे पुराना और सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से माना जाता है। आर्मी में आज भी, आर्मी में जिस तरह का मैनेजमेंट होता है ना, वो ये लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही। आर्मी में आप लोगों ने शायद सुना हो या देखा हो, तो उसमें पता है सबसे छोटी पोस्ट पर कुछ सैनिक होते हैं, उनसे ऊपर बड़ी पोस्ट वाले सैनिक, उसके ऊपर फिर पूरी टीम का एक हेड होता है। और हर एक काम के लिए उन सैनिकों की अलग अलग टीम बना दी जाती है कि भाई ये एक टीम है, तुम जो है वो यहाँ पर काम करना, इस एरिया में तुम काम करना, तुम इस एरिया को संभालना, तुम वो एरिया को संभालना। होता है ना, ऐसे ही बिजनेस में भी सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, तुम ये डिपार्टमेंट संभालना, तुम वो डिपार्टमेंट संभालना। तो ध्यान है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जिसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सीधी एक लाइन वाइज। इसके बाद दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आता है जिसे कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जैसे नाम से पता चलता है कि इसका नाम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब इसमें जो मेन कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर किया जाता है, फंक्शंस के ऊपर। इसमें डिपार्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें डिपार्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन फंक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो मैंने बताया ना, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन की एक ही लिमिटेशन है कि उसमें फंक्शंस पे कम, डिपार्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन उसका अपोजिट। इसमें डिपार्टमेंट भले नहीं बनाए जाते, लेकिन फंक्शंस पहले बनाए जाते हैं। तो इसके लिए इसमें जो डिपार्टमेंट हो ना, डिपार्टमेंट बनते तो हैं, लेकिन उसमें कैसे था लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में कि हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, सेल के लिए अलग डिपार्टमेंट, परचेज के लिए अलग डिपार्टमेंट। यहाँ पर ऐसे नहीं, इसमें मेनली दो ही डिपार्टमेंट बनते हैं। ऊपर जो कंपनी का या बिजनेस का जो हेड हुआ, जैसे कि चीफ ऑफिसर या भले कहो मैनेजर, है ना, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में काम करता हो वैसा, या समझो चीफ ऑफिसर, वो जनरली सिर्फ दो डिपार्टमेंट बनाता है। कौन दो डिपार्टमेंट, कौन से दो डिपार्टमेंट, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और एक फैक्ट्री डिपार्टमेंट। जनरली इनमें दो ही डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उसके लिए कि पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। और फैक्ट्री डिपार्टमेंट, तो फैक्ट्री डिपार्टमेंट जनरल वर्क, फैक्ट्री के या बिजनेस के अलग अलग वर्क करने के लिए। तो इसमें डिपार्टमेंट दो होते हैं, लेकिन मेन इस पे फोकस, मेन कंसंट्रेशन इसमें किस पे किया जाता है, फंक्शंस पे। फंक्शंस पे मेन फोकस करते हैं। और इसके लिए बिजनेस में जितने भी फंक्शंस करने हो ना, हर फंक्शंस के एक पर्टिकुलर, क्या कह सकते हैं कि ऑफिसर्स बना दिए जाते हैं, पर्टिकुलर ऑफिसर बना देते हैं हर एक फंक्शन के लिए। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो फिर से वो कल का एक रिवाइज कर रहा हूँ कि कल जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस देखी थी ना, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस देखी, उस प्रोसेस में हमने समझा था, जिसमें था
कि एक स्टेप था उसमें, वो था लिस्ट ऑफ फंक्शंस, मतलब फंक्शंस की पूरी लिस्ट तैयार करना। बिजनेस में जो भी जरूरी फंक्शंस हो ना उसे एक लिस्ट वाइज लिखना, कि जिससे कोई भी फंक्शन बाकी ना रहे और कोई भी फंक्शन रिपीट ना हो जाए। तो यहाँ पे ऐसे ही किया जाता है कि पहले सब फंक्शंस लिखे जाते हैं और उसके बाद फिर हर फंक्शन के लिए एक एक ऑफिसर बना दिया जाता है। ठीक है ना, एक एक ऑफिसर उसमें बना दिया जाता है। जैसे अगर परचेज का फंक्शन हो, परचेज का काम हो, तो उसके लिए एक परचेज ऑफिसर बना देते हैं। सेल का काम हो तो उसके लिए एक सेल ऑफिसर बना देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसके अलावा क्या एग्जांपल्स हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर कि भाई इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन का जो काम हो तो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। फिर डिसिप्लिन ऑफिसर जो बिजनेस में सबके डिसिप्लिन को चेक करेगा, सब बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं। एक अकाउंट ऑफिसर बनेगा जो अकाउंट को संभालेगा। एक गाइडेंस ऑफिसर जो सबको सजेशन देगा, गाइड करेगा। फैक्ट्री डिपार्टमेंट के लिए मतलब दूसरे फंक्शंस के लिए एक ग्रुप ऑफिसर, एक टाइम ऑफिसर, एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, एक मेंटेनेंस इंजीनियर। तो हर एक काम के लिए अलग अलग पर्सन रख दिए जाते हैं और उनके अंडर में जरूरी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, वो उनके अंडर में काम करते हैं। अब लीनियर और फंक्शन में ये एक दूसरा मेन डिफरेंस है कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता था, हर एक के अंडर में फिक्स एक पर्सन होता था जिससे रिलेशनशिप क्लियर होती थी कि कौन किसके अंडर में काम कर रहा है कि नहीं। लीनियर में ऐसा था ना कि भाई जैसे अगर सेल ऑफिसर हो तो उसके अंडर में फिर एक क्लर्क काम करेगा, ये फिक्स होता था। लेकिन यहाँ पर कोई भी फिक्स होता नहीं है। जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स हैं उन्हें वो सबके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप ये फोटो में ही देख रहे हो कि जो भी ऑफिसर्स हुए ना, फिर वो डिसिप्लिन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, गाइडेंस, हर कोई वो एम्प्लॉयज़ को भी अपना हुक्म सुनाएगा या कहेगा और वर्कर्स को भी अपना हुक्म सुनाएगा या कहेगा। सही बात है ना। तो इसीलिए इस पे डिपार्टमेंट नहीं लेकिन फंक्शंस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके क्या फ़ायदे हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे क्या होते हैं, तो इसके फ़ायदे ये हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बिजनेस में जो भी फंक्शंस हैं, जो भी कामकाज है, वो सब पूरे हो जाते हैं, कभी कोई काम बाकी नहीं रहता, क्योंकि इसमें मेन फोकस फंक्शन पे किया जाता है। इसीलिए ऑलमोस्ट सभी काम अच्छी तरह से टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाते हैं कि जिससे आपके गोल्स, आपके जो भी मकसद हो वो मकसद अच्छी तरह से पूरे हो सके। ये इसका बेनिफिट है ना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर कोई भी लोगों के लिए रिलेशन वो क्लियर होता नहीं है। कि जैसे हमने लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि जैसे जो वर्कर्स हुए ना, वो उसके ऊपर जो हेड होंगे ना सिर्फ उसी को ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी काम करेंगे खाली अपने हेड को बताएंगे बस। लेकिन यहाँ पे जैसे ये एम्प्लॉयज़ हुए, ये एम्प्लॉयज़ उन्हें सबको ही अपना ऑर्डर देता है और इसीलिए ये जो भी काम करते हैं ना वो काम उन्हें सबको बताना पड़ता है। तो इसीलिए कोई फिक्स नहीं होता। अब जैसे इस एम्प्लॉयज़ को ये डिसिप्लिन ऑफिसर होगा, वो भी इसे कहेगा कि भाई तुम पहले मेरा काम करो। तो कितनी बार ऐसी कंडीशन आती है। वो तो ठीक है, ये तो हम लोग सिर्फ थियरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली तो ये सब चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं। लेकिन थियरी वाइज ऐसा होता है कि जैसे डिसिप्लिन ऑफिसर होगा वो भी एम्प्लॉय को कहेगा कि तुम मेरे हिसाब से काम करना भाई, जो मैं बोलूँ वैसे पहले करना। फिर अकाउंट ऑफिसर आकर कहेगा फिर मेरे हिसाब से करना। फिर जो टाइम ऑफिसर होगा वो आकर कहेगा कि तुम भाई देखो, तुम मेरा काम पहले करना, मेरे हिसाब से काम करना टाइम टू टाइम। तो इसीलिए इसीलिए इसमें कोई रिलेशन फिक्स ना होना तो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को कितनी बार बहुत मुश्किल आती है। अब जो वर्कर्स हुए वो वर्कर्स को भी सभी लोग जो है उन्हें क्या करेंगे, तो सभी लोग उन्हें अपना अपना हुक्म देंगे। तो वर्कर किसकी सुने, बराबर। और अगर एक की सुनेगा, जैसे अगर गाइडेंस ऑफिसर ने वर्कर को कहा कि तुम देखो ये काम पहले करो, फिर टाइम ऑफिसर ने आकर वर्कर को कहा कि तुम पहले मेरा काम करो, तो वो अगर एक का काम करने बैठा तो दूसरे की वो डांट खाएगा। होता है ना ये कंडीशन।
तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की ये एक लिमिटेशन है। समझ आ रही है बात? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन आता है वो ऑर्गेनाइजेशन है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में है ना, फंक्शनल के बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बाद में समझाया हुआ है, लेकिन ये जो है वो पूरा साथ में ही है ना, इसलिए मैं ये साथ में ही समझा रहा हूँ पहले, कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी मैं उसके साथ ही समझा रहा हूँ, फिर फॉर्मल इनफॉर्मल एक साथ देखेंगे। तो देखो, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आज के मॉडर्न टाइम का ऑर्गेनाइजेशन है, कि जिसमें समझो कि आपका, अगर सिंपल वे में कहें ना, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सिंपल कहा जाए ना मैट्रिक्स के लिए, तो वो कहते हैं कि वो लीनियर और फंक्शनल का मिक्स है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन लीनियर और फंक्शनल का मिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। कि इसमें क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो भी फंक्शंस किए जाते हैं ना, पहले जो भी फंक्शंस किए जाते हैं ना, उन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज नाम दिया जाता है। और जैसे पहले हम लोगों ने देखा ना कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो जबकि इसमें भी सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, और उन डिपार्टमेंट में जो अलग फंक्शंस हो ना, जो सब डिपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शंस हो, तो वो अलग अलग किए जाते हैं। जबकि अगर कोई फंक्शन जो सभी डिपार्टमेंट में कॉमन है ना, जो सभी डिपार्टमेंट में कॉमन फंक्शन है, तो उनके लिए अलग प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं या उनके लिए अलग मैनेजर्स रखे जाते हैं, जो सभी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं। ठीक है, अब थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ ना, अब समझो, एक सिंपल इसमें भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी सबसे ऊपर हेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद हेड जैसे हुआ, वो था जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर ने काम के हिसाब से अपने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। ये सब डिपार्टमेंट है, वह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, परचेज डिपार्टमेंट बनाया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए उस मैनेजर ने। अब जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट का एक परचेज हेड हुआ ना, उस परचेज हेड को हम लोगों ने लीनियर में देखा, पहले लीनियर में देखा, समझना। लीनियर में जैसे समझा था कि परचेज डिपार्टमेंट के परचेज हेड को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि तुम सब काम संभालो, लेकिन उसमें अगर ये एबिलिटी ना हो, सभी काम करने की एबिलिटी ना हो, तो कितनी बार वो मुश्किल पड़ जाता है ना, वो काम करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए परचेज डिपार्टमेंट में जो भी मेन फंक्शंस हो ना, बस वो फंक्शन ही ध्यान दिए जाते हैं। मतलब कैसे कि पहले डिपार्टमेंट भी बनाया इसमें, और उसके बाद फंक्शन भी क्लियर किए कि परचेज डिपार्टमेंट के लिए जो जो मेन फंक्शंस है ना, वो मेन फंक्शन खाली उसमें रखे, और बाकी जो कॉमन फंक्शंस होते हैं ना, कुछ ऐसे कॉमन काम होते हैं जो एक डिपार्टमेंट में नहीं, सभी डिपार्टमेंट में होते हो, ऐसे कॉमन फंक्शंस भी होते हैं, उनके लिए अलग अलग मैनेजर बना दिए जाते हैं, जो कहलाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर 1, 2, 3, ये मैनेजर्स समझो कि अलग अलग फंक्शंस के लिए हुए। अब समझो एक जैसे वर्क हुआ, वो हुआ टेक्निकल वर्क, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क। चलो, अब इलेक्ट्रिसिटी का वर्क सभी डिपार्टमेंट में होगा ना, बरोबर ना। लीनियर में क्या होता था पता है? लीनियर में क्या होता था कि जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट में परचेज हेड को सब काम सौंप दिया ना, भाई तुम अपने डिपार्टमेंट को खुद संभालो, तो उसके डिपार्टमेंट की अगर इलेक्ट्रिसिटी भी ख़राब हो जाए ना, तो वो अपने हिसाब से इलेक्ट्रिशियन को बुलाएगा, अपने हिसाब से अपने आदमी को बुलाएगा कि भाई आओ भाई हमारे डिपार्टमेंट की लाइट बना के जाओ। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किस में, लीनियर में ऐसा होता था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी लीनियर के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या है कि उसमें भी अगर समझो ऐसा होता है कि अगर लाइट ख़राब हो गई उनके डिपार्टमेंट की, तो वो कोई जो है वो अपने हिसाब से अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाएगा, अपने कोई लाइट वाले को बुलाएगा और लाइट बनाएगा। तो सेम काम, लेकिन वो अलग अलग लोगों के थ्रू होता। इसीलिए लीनियर में क्या था, डिपार्टमेंट पे खाली जोर देते थे, अंदर काम क्या हो रहा है इस पे ध्यान नहीं देते थे। फंक्शन में क्या होता था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें काम पे ध्यान देते थे, डिपार्टमेंट के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने।
जबकि मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में काम पे भी ध्यान दिया जाता है और डिपार्टमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए हर एक डिपार्टमेंट बनाने के बाद ज़रूरी काम होता है, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी का काम, तो इलेक्ट्रिसिटी का काम सभी डिपार्टमेंट में होगा, इसलिए ये एरो वाइज आपको समझाया हुआ है। तो एक इलेक्ट्रिकल मैनेजर होगा कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट में अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हुई ना, तो यही आकर बना के जाएगा सभी डिपार्टमेंट में। सही बात है ना, हर डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन में भी बनाएगा, परचेज में भी, इंजीनियरिंग में भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी, है ना। फिर समझो दूसरा वर्क हुआ, वो वर्क समझो कोई टेलीफोनिक वर्क हुआ, टेलीफोन का वर्क, या समझो इंटरनेट का कोई काम, या कोई कंप्यूटर का काम हुआ, कोई भी, कितने सारे फंक्शंस होते हैं, उन सबको एक एक प्रोजेक्ट मतलब नाम दे दिया जाए। समझो कोई कंप्यूटर का वर्क हुआ कि भाई कंप्यूटर कहीं पर भी खराब हुआ ना, तो उसके लिए एक कंप्यूटर के लिए मैनेजर होगा कि कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कंप्यूटर की प्रॉब्लम आई तो उसे सॉल्व ये करेगा। ठीक है, तो ऐसा जो एक स्ट्रक्चर बनता है ना कि जिसमें डिपार्टमेंट वाइज भी और फंक्शन वाइज भी पार्ट बना दिए जाते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न टाइम में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि जिसकी वजह से आपके सभी काम इजीली और जल्दी से हो सके। और इसमें ना रिलेशन भी क्लियर होता है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, वो रिलेशन भी इस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी क्लियर होते हैं। तो समझ में आया ना मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। यहाँ ये समझो ऑर्गेनाइजेशन के मेन 3 टाइप थे, जो हमने पहले 3 पढ़े ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के मेन 3 टाइप हुए, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और अब इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे 2 टाइप आते हैं, दूसरे 2 टाइप जो समझो इनसे अलग है ना? वो कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट हर बिजनेस में वो ऑर्गेनाइजेशन तैयार होते ही हैं, जो कहलाते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, जिनमें हम लोग सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या। तो इसका मतलब कहते हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिफाइंड गोल्स, the formal structure of relationship among persons and work is established, which is known as formal organization. इसका मतलब कि जो भी प्री डिफाइंड गोल्स हैं, मतलब जो पहले ही नक्की किए हुए मकसद हैं, तो उनके लिए एक फॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। इसका मतलब कि कौन किसके लिए ऊपर डिपेंडेंट है, कौन किसके अंडर में काम करेगा या नहीं, उसके लिए एक फॉर्मल मतलब पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी वर्क किया जाता है ना, वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ किया जाता है। उसमें विदाउट रूल्स रेगुलेशंस कोई भी काम होगा नहीं, तो इसे फॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को और क्लियरली अगर समझना हो तो वो समझा जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है, तो सबसे पहला कैरेक्टर है फॉर्मल स्ट्रक्चर, कि इसमें जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, जो भी बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो फॉर्मली बनाया जाता है, और बहुत ही ध्यान से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जिससे आप बिजनेस के गोल्स अच्छी तरह से पूरे हो सके, मीन्स पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ बनाया जाता है। ठीक है, ये दूसरा जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है लेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है, बराबर ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इसमें। जो एक बार रूल्स बन गया, जो एक बार इसमें स्ट्रक्चर बन गया कि ये इसके अंडर में काम करेगा, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये इसको पूरा जवाब देगा, तो वही स्ट्रक्चर हमेशा चलता है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं। इसमें चेंजेस शायद ही कहीं चेंजेस होते हो, बाकी इसमें चेंजेस कोई होते नहीं, बराबर ना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। देन डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर एंड लोअर लेवल, कि इसके अंदर जो भी डेलीगेशन ऑफ पावर, जो भी पावर सौंपा जाता है ना,
वो अपर से लोअर लेवल तक होता है, फ्रॉम अपर एंड लोअर लेवल। मतलब जो अपर लेवल हैं, अपर लेवल पे जो भी लोग काम करेंगे तो उनको उनको ज़्यादा पावर दिया जाता है, लोअर लेवल वालों को कम पावर, और एकदम जो बॉटम लेवल पे होते हैं उन्हें सबसे कम। पता है ना, मैनेजमेंट में या बिजनेस में 3 लेवल कहलाए, टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। तो टॉप लेवल वालों को पावर इसमें सबसे ज़्यादा होता है, मिडल लेवल को उससे कम, और बॉटम लेवल को सबसे कम पावर होता है। ठीक है। दूसरा दूसरा इसमें आता है, वो आता है लार्ज साइज। लार्ज साइज का मतलब क्या? तो इसका मतलब ये कि इसमें, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइज मतलब सॉरी जो लार्ज साइज बिजनेस हो ना, तो ही उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन सही रहती है। ठीक है ना, लार्ज साइज बिजनेस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेटर है। क्योंकि जब बहुत बड़ा बिजनेस हो, 100 लोग साथ में काम कर रहे हो, तो उसमें उसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है, कि जिससे फिक्स पता चले कौन किसके लिए और किसके अंडर में सही तरह से काम कर रहा है ना। उसके बाद उसके बाद आता है पर्टिकुलर रिलेशन। इसमें इसमें जो भी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ना, वो रूल्स रेगुलेशंस के साथ तैयार किया जाता है। मतलब इसमें फिक्स जो है वो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर फिक्स रिलेशन होता है कि ये इसका बॉस है, ये इसके अंडर में काम करेगा, ये इसके लिए एम्प्लॉय है, ये इसके लिए मैनेजर है। ऐसा एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ खास नोट करना, कि इसमें घर के रिलेशन, दोस्ती के रिलेशन, फीलिंग्स, ये सब चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मेन फोकस किया जाता है कि उनकी पोस्ट के ऊपर, कौन किसकी पोस्ट पे काम कर रहा है। मतलब भले ही वो दोनों अच्छे दोस्त हो ना, लेकिन बिजनेस में वो अगर उसका बॉस हो, तो वहाँ बिजनेस में वो उसे बॉस कह के ही बुलाएगा, दोस्त कह के नहीं। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर रिलेशन होता है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का खास कैरेक्टरिस्टिक है। समझ रहे हो ना, कि भले ही वो समझो दोनों कजिन हैं, कोई दो दोस्त हैं, दो कजिन, कोई जो दो रिश्तेदार भी अगर आपस में वहाँ एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन अगर बॉस ने कहा हो कि यहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर चलेगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्ट्रिक्टली, भले वो दोनों कजिन हो या रिश्तेदार भी हो ना, तो भी वो अपने बिजनेस रिलेशन के हिसाब से ही एक दूसरे से बात करेंगे। मतलब समझो एक अगर मैनेजर हो तो, और दूसरा अगर उसके अंडर में काम कर रहा हो, तो वो उसको मैनेजर कह के ही बुलाएगा, भाई कह के नहीं। कि घर पे अगर भाई कह के बुलाता हो, हाँ, तो वहाँ बिजनेसमैन भी, ऑफिस में भी वैसा ही बुलाए नहीं, वहाँ उसे मैनेजर ही बोलना होगा। ऐसा एक पर्टिकुलर रिलेशन आता है इसमें। और आखिरी और मेन वो आता है कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन वो हमेशा एक फॉर्मल मेथड से होता है। फॉर्मल मेथड से मतलब कि भाई जहाँ पर हर चीज़ रिटर्न में दी जाती हो। यहाँ पर इनफॉर्मल मेथड मतलब कि ओरल में या डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेशन करना, वो यहाँ चलता नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक फिक्स मेथड से होता है। मतलब ऐसा कि अगर अगर बॉस को जो है वो अपने वर्कर्स को ये कहना है ना, कि भाई कल शाम को 5 बजे मीटिंग है और सभी वर्कर्स प्रेजेंट रहे, तो वो बॉस है, वो चाहे तो सभी वर्कर्स के सामने खाली एक सेंटेंस बोल भी सकता है ना, सभी वर्कर्स के बीच में चला जाए और खाली बोल दे भाई कल शाम को 5 बजे आना है मीटिंग में। लेकिन नहीं, ये इनफॉर्मल कहलाया। हमेशा यहाँ कम्युनिकेशन वो फॉर्मली होता है। फॉर्मली का मतलब कि भाई यहाँ पर क्लियर कट रिटर्न में ही हमेशा देना होता है। वर्कर्स को अगर कहना हो ना कि कल शाम को 5 बजे मीटिंग है, तो एक सर्कुलर बनाकर हर किसी को रिटर्न में दे दिया जाता है। रिटर्न में दे दिया जाता है कि देखो कल शाम को 5 बजे मीटिंग है, ये रहा तुम्हारा नोटिस और आना है आपको। ठीक है, तो इसलिए इसमें कम्युनिकेशन पूरी फॉर्मल मेथड से होता है कि नहीं। और ये कहलाया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा इसका टोटल अपोजिट आता है, वो आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल का टोटल अपोजिट। फॉर्मल मतलब जो हर चीज़ पूरे रूल्स रेगुलेशन से होती हो, जबकि इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते नहीं हो।
इनफॉर्मली जहाँ वर्क होता हो। तो इसके लिए कहें कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल रिलेशन formed on its own in order to provide contribution to some result achievements formed without any formal planning। मतलब बिना कोई प्लानिंग किए भी अगर आपको अपने कोई गोल्स पूरे करने हो, तो जब बिजनेस के अंदर हर किसी में ऑन इट्स ओन मतलब खुद ही जो रिलेशन बन जाते हैं ना, खुद ही जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनके बीच में जब खुद ही अपने रिलेशन बन जाते हैं और उनकी वजह से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है ना, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब यहाँ पे एक डिफरेंस समझो, मेन डिफरेंस समझो, जिससे आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल क्लियर हो जाए। एक मेन डिफरेंस समझो, फॉर्मल में क्या होता है, जो भी काम करना हो ना वो सब पूरे रूल्स रेगुलेशन से, रूल्स के बिना कोई काम नहीं होगा, उसे फॉर्मल कहते हैं। मतलब जहाँ पर एक ही ऑफिस में ना पास पास में दो दो चेयर पर दो लोग काम कर रहे हैं, समझो कंप्यूटर पे बैठे हुए एक ऑफिस में दो लोग काम कर रहे हैं, साथ में ही दो चेयर पे बैठे हुए हैं, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मतलब पूरे रूल्स, भाई उन्हें रूल्स है कि जब तक काम कर रहे हो ना आपस में बात नहीं करनी है, तो उन लोगों को आपस में बात भी नहीं करनी है। कैसे होता है कि चलो एक का काम नहीं हो रहा है तो दूसरा उसको हेल्प करेगा ना, जनरली कैसे होता है कि लाओ ना चलो मैं करके देता हूँ, मैं हेल्प देता हूँ आपको। लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। फॉर्मल में अगर दो लोग साथ में बैठे हुए हैं, एक को दूसरे से अगर हेल्प कर देनी है या लेनी है ना, हेल्प अगर देनी या लेनी है तो उसके लिए पहले रिटर्न में लिख कर देना होता है कि भाई प्लीज़ मुझे हेल्प चाहिए, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे। रिटर्न में लिख के देना होता है, सामने वाला जब रिटर्न में साइन करके दे तो वो उसे हेल्प करेगा, तब तक नहीं। इसे परफेक्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। समझ आ रही है अब बात, कि रूल्स रेगुलेशंस के बिना कुछ भी नहीं। आपके स्कूल में नहीं होता कि आपके स्कूल में जो है वो ये क्लास में सब बच्चे बैठे हुए हो, तब टीचर जो है वो सबको एक फिक्स कह देती हो कि देखो भाई रूल्स के साथ सबको सीधे बैठना है, कोई भी यहाँ वहाँ ना बैठे, कोई भी यहाँ वहाँ बातें ना करे, जो भी काम करना है पहले हाथ ऊपर करके मुझसे परमिशन लो, उसके बाद वो काम करना। टीचर ऐसे कहते हैं ना। तो आप लोगों को जो भी काम करना हो पहले जो है वो टीचर से परमिशन लेनी पड़ती है। भाई टीचर मुझे उसको ये बुक देनी है, मैं बुक दूँ। तो ऐसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सब जो रूल्स साथ काम होता हो ना, ये फॉर्मल। और इससे बिल्कुल अपोजिट, कि जब बिजनेस में दो लोग आपस में काम करते हैं ना तो उनमें खुद ही रिलेशन बन जाते हैं एक तरह के। उन रिलेशन की वजह से उन रिलेशन की वजह से जो वो लोग खुद ही काम करते हो ना अपने हिसाब से विदाउट एनी रूल्स, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे दो लोग आपस में साथ में काम कर रहे हैं तो बैठे बैठे एक आध महीने में तो दोनों की दोस्ती हो जाती है गहरी। जो ऑफिस में काम करते हो दो लोग साथ में, दोनों साथ में रोज दो पास पास में चेयर पे बैठते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो एक महीने में उनकी दोस्ती नहीं हो जाएगी। और उसके बाद तो फिर कोई रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत नहीं, ला ना भाई मैं तुम्हारा ये काम करके देता हूँ, भाई कल मैं नहीं आने वाला, प्लीज़ तुम मेरा ये काम कर देना ना, है ना। जाओ भैया बॉस मेरी नहीं मान रहा है, प्लीज़ तुम जो है भैया उसे मनवा लो ना। तो जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, रिलेशन के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन चलता है वो इनफॉर्मल। प्रेजेंट टाइम में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन के साथ अगर बिजनेस चलाओ ना तो वो बिजनेस में वर्कर्स खुशी से जोश के साथ काम नहीं करते। इनफॉर्मल में वो होता है। तो अगर इनफॉर्मल को और क्लियरली समझें तो ये भी पता चलता है उनके कैरेक्टरिस्टिक से। तो कैरेक्टरिस्टिक में जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। इसमें कोई फॉर्मली स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता, कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है या क्या नहीं, सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें रिलेशन के हिसाब से जो है वो एक तरह का स्ट्रक्चर बनता है और उनके हिसाब से मिलकर वो अपना गोल पूरा करते हैं। मेन क्या है, तो बिजनेस में जो गोल बनाया है वो पूरा होना चाहिए, फॉर्मली या इनफॉर्मली। कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी गोल बनाया वो पूरा होना चाहिए ना। तो इसमें इसमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाई जाती कि ये बॉस है, ये इसके अंडर में है, बस अपना अपना रिलेशन होता है। इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है।
देन बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस, इसमें टोटल ये ह्यूमन रिलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। होता है ना, ज़्यादातर पता है कि जब एक ही ऑफिस में काम करते हो ना, तो कोई दो लोगों की सेम फीलिंग हो, सेम इंटरेस्ट हो, कोई किसी की सेम वैल्यूज़, हॉबीज़, हैबिट, इनकी वजह से आपस में रिलेशन बन जाता है और उनसे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जल्दी से पूरे किए जाते हैं। सही बात ना। जैसे कि एक ही ऑफिस में दो लोग काम कर रहे हो और दोनों की कोई सेम इंटरेस्ट हो, जैसे दोनों को क्रिकेट बहुत पसंद हो, तो एक इंसान अगर कोई क्रिकेट की बात करेगा तो दूसरा खुद ब खुद उससे बात करने लगेगा, क्योंकि अपने पसंद की कोई बात चल रही हो ना, तो हम भी वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। सही बात ना। तो दोनों को अगर क्रिकेट पसंद हो तो दोनों में धीरे धीरे एक अच्छी दोस्ती होती जाएगी। इसके अलावा यहाँ दोनों की अगर कोई दूसरी कोई सेम आदत हो, हैबिट हो, तो भी दो लोगों की दोस्ती होती जाती है। और फिर जो है वो काम हमेशा वो दोनों मिलजुल कर करते हैं। आपको बताइए ना कि एक इंसान काम करे, इससे अच्छा वो लोग दो लोग साथ में मिलकर वही काम करेंगे तो वो काम जल्दी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कि जिससे बिजनेस का गोल जल्दी से पूरा होगा। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन वो ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड कहलाता है। देन एवर चेंजिंग मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा स्ट्रक्चर बदलता रहता है, कभी भी सेम नहीं रहता। क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉयज़, जो भी वर्कर्स हुए ना, वो कभी एक ग्रुप छोड़कर दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं, कभी जो है वो ये एक दोस्त छोड़कर दूसरे दोस्त के पास चले जाते हैं। कि जैसे उनका प्रमोशन हुआ या कोई जो है वो अगर ग्रुप चेंज हुआ, डिपार्टमेंट चेंज हुआ, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, फिर उनकी वहाँ पे दोस्ती बनती जाएगी। सही बात कि नहीं। इसीलिए इनमें रिलेशंस हमेशा बदलते रहते हैं, ये स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता रहता है। उसके बाद है यूनिवर्सल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब ये हर जगह पर देखने को मिलता है, कि ऑलमोस्ट हर प्लेस पर कोई भी बिजनेस हो तो उसमें ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता ही होता है। कोई ऐसा बिजनेस होगा कि जिसमें एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स हो कि नहीं भाई, कि किसी को परमिशन के बिना पास में बात भी नहीं करनी है अपने जहाँ पर आप काम कर रहे हो, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स कहीं पे चलता है? ऑलमोस्ट बिजनेस में ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। पहले फॉर्मल होता है, पहले रिलेशन जो है वो कैसे रूल्स वाइज बनाए जाते हैं, कि देखो भाई ये तुम्हारा बॉस है भाई, तुम जो है वो हमेशा इसको जवाब देना, इससे बात करना तुम, ठीक है, जो भी डाउट्स हो, जो भी जो है वो प्रॉब्लम हो, वो अपना काम इस बॉस से सीखना, ऐसे बोल दिया जाता है। पहले फॉर्मल रिलेशन बनाते हैं, लेकिन फिर बॉस के साथ धीरे 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 एक आध महीने में तो अच्छी दोस्ती हो गई, फिर वो बॉस का, फिर तो वो अपना दोस्त बन गया। तो हर जगह पे ऐसा ही होता है ना। इसलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल है, हर जगह ऐसा होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन इनफॉर्मली होता है, फॉर्मली नहीं। मतलब कि इसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशन के साथ नहीं। आपको किसी को अगर कोई नोटिस देना है तो रूल्स के साथ नहीं, आप नॉर्मली ओरली भी कह सकते हो कि देखो भाई कल काम है भाई, तुम कर लेना, ठीक है ना। ओरली भी कह सकते हैं, इवन साइन लैंग्वेज के थ्रू भी कह सकते हैं, कि खाली इशारों में सामने वाले को समझा सकते हैं कि देखो ये काम पूरा करना है तुम्हें, है ना। तो इसमें कम्युनिकेशन इनफॉर्मली होता है, कोई फिक्स रूल्स रेगुलेशंस या हमेशा रिटर्न में ही होना ज़रूरी नहीं है। स्मॉल साइज एंड लैक ऑफ कंट्रोल, के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल साइज बिजनेस के लिए सही है ना। छोटा बिजनेस हो, एक छोटी सी शॉप हो, कि जिसमें जो वो पार्टनरशिप पे चलती हो, चार पार्टनर साथ में मिलकर काम कर रहे हो, तो उनमें ऑलमोस्ट इनफॉर्मली चलता है ना, एक दोस्त बनकर ही वो दो चारों काम करेंगे ना। एंड लैक ऑफ कंट्रोल, इसमें किसी के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, कि कौन किसका काम बरोबर कर रहा है या नहीं कर रहा है, सब मिलकर काम करेंगे, इसलिए इसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। एंड कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब जहाँ पर पहले फॉर्मल स्ट्रक्चर बने तो ही इनफॉर्मल बनता है, ठीक है ना, फॉर्मल पर से ही इनफॉर्मल बनता है। क्योंकि जो बिजनेस में आप लोग कोई ऑफिस में अगर नए नए जॉब करने जाते हो, तो पहले तो वहाँ पे आपका फॉर्मली रिलेशन होता है ना। पहले तो ये बताया जाता है ना कि देखो ये तुम्हारा कलीग है, ये बॉस है भाई, ये जो है वो ये हेड है इसका, भाई ये सब के साथ तुम्हें काम करना है। तो पहले तो फॉर्मली होता है, हर चीज़ रूल्स रेगुलेशन से चलती है, फिर धीरे 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 फिर सबके साथ अच्छा रिलेशन बनता जाता है।
फिर कौन सा बॉस, फिर कौन सा जो है ये हेड, सब अपने साथ दोस्त बनकर रहेंगे। तो इसीलिए इनफॉर्मल वो फॉर्मल का कॉम्प्लीमेंट बनता है। सही बात है ना। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के टाइप से समझ में आया ना, हुए ना क्लियर। तो आज जैसे हमने ये पॉइंट्स देखे ना, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे आखिरी कुछ मेन पॉइंट्स वो हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।